ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ। 60 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 11.6% ਲੋਕ ਨੇ SRS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਾਹਿਰ ਜੋ ਔਂਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ टिंकू टाकिया जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने, ऑन्कोलॉजिस्ट ने। बहुत बहुत स्वागत है सर। सब तो पहला थैंक यू जसमीत जी, और मेरे आपके चैनल के सभी दर्शकों को, देखने वालों को, सबको सत श्री अकाल, और आने वाली लोहड़ी वाले पर्व के लिए भी सबको लख लख बधाइयाँ। सर, जिस तरह आप गल की है, जिस ते आप अज डिटेल दे विच चर्चा करनी है, वो विषय है बजुर्गों दे विच वध रहे कैंसर का। SRS की एक रिपोर्ट आई है जिस दे मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो 60 साल तो उपर दे बजुर्ग ने जां 70 तो उपर दे ने, 75 तो उपर दे ने, उन्हां दे विच कैंसर दी रेशो है जिहड़ी वो वध रही है। कई तरह के कैंसर उन्हां नूं पाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है जसमीत जी, क्योंकि एक एज ही एक अपने आप में एक रिस्क फैक्टर रहता है कैंसर का। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। कारण क्या रहता है कि अपनी जो सेल्स, जिसको कोशिकाएं रहती हैं, उसमें म्यूटेशन लगातार होती रहती हैं, लेकिन एज के साथ उनको रिपेयर करने की क्षमता कम होती जाती है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर कैंसर एक उम्र के बाद ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें जैसा कि आपने बताया कि ब्लड कैंसर, जिसमें लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा हाँ जी। आदि ये रहते हैं। और यह हम जैसे मेल और फीमेल के बारे में बात करें, जैसे मेल्स में हम कहते हैं कि एज के साथ प्रोस्टेट का कैंसर, जो अपने पेशाब की थैली के नीचे ग्रंथि रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका कैंसर भी एक मोस्ट कॉमन रहता है एज के साथ। दूसरा कैंसर हम कह सकते हैं कि लंग का कैंसर, फेफड़ा का कैंसर, वो भी जिसका एक फैक्टर पोल्यूशन भी एक उसमें कहा जाता है, तो वो भी एक मेजर एक कॉज रहता है लंग कैंसर का। तो हम अगर बात करें कि आम लोगों के लिए कि कैंसर होता क्या है, कैंसर अपने ही से शरीर की सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जब होने लग जाती है तो उसको हम कैंसर कहते हैं। नॉर्मल सेल्स की एक साइकिल रहती है, वो डिवाइड होती हैं, अपना काम करती हैं, वो फिर सेल डेथ हो जाती है। लेकिन कैंसर के केस में जो सेल डेथ वाला पार्ट है उस पे चेक पॉइंट हट जाता है और वो लगातार अपना ग्रो करते रहते हैं। जैसे 2 की 4, 4 की 16, 16 की 64, ऐसे लगातार वो बढ़ते रहती हैं सेल्स। तो जो सेल्स यह अपने किसी भी अपने शरीर में किसी भी ऑर्गन का हो सकता है। जिस ऑर्गन का सेल्स अपना ग्रोथ करेगा उसके रिगार्डिंग उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं।
बिल्कुल। जैसे हम मान के चले जो तंबाकू खाते हैं, टोबैको च्यूअर्स रहते हैं, उनको मुंह का कैंसर, लंग हम्म। कैंसर ज्यादा रहता है। हम्म। या हम पंजाब में जैसे देखते हैं पटियाला वाले रीजन में कि खाने वाली नली का कैंसर, जिसको हम्म। हम इसोफेजियल कैंसर कहते हैं, तो वो भी एक कॉमन रहता है। बिल्कुल। दूसरा एक लीवर कैंसर और स्टमक कैंसर, ये भी एक मुख्यतः देखने को मिलते हैं। अगर हम्म। मेल की बात करें तो हम्म। एक आंख का कैंसर भी कॉमनली दिखाई देता है। बिल्कुल। यस मैम। बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस तरह जिस तर੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट आई है सैंपल रजिस्ट्रेशन स्टैटिकल ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट है ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਦਾ ਏਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? हाँ मैम, जैसे ओवर द एज, एक तो मैंने एज को एक रिस्क फैक्टर बताया। दूसरा है 5 से 10% केस जेनेटिक भी रहते हैं। जी। और कुछ हर चीज में जैसे मिलावट है, अडल्ट्रेशन है। जी। आप एयर, वाटर, इवन मिल्क भी अडल्ट्रेटेड की न्यूज़ हम काफ़ी सुनने को मिलते हैं। जो हमारा खाना पीना है, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उसमें मिलावट का असर देखने को हमें मिलता है। जी। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी पहले के मुकाबले कि लोग मेनली मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा रहते हैं, जो एक स्ट्रेस भी उसमें एक रहता है कि एक रीज़न अपना इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करने के लिए। तो एक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओवरवेट, ओबेसिटी और सर्टेन रिस्क फैक्टर जैसे हैबिट्स किसी की रहती हैं, जी। ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, टोबैको, जो कि एक तरह का रिस्क फैक्टर रहता है। तो उसमें ये अपने कैंसर बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। हम्म। फिर हम अगला क्वेश्चन जैसे कॉमनली पूछते हैं कि इसका हमें पता कैसे चले। तो एक टर्म रहती है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग फॉर द कैंसर में। जी। तो स्क्रीनिंग के लिए नॉर्मली जैसे फीमेल्स की बात करें तो उसमें कहते हैं कि 40 साल के बाद हर साल हमें बायलेटरल ब्रेस्ट की मेमोग्राफी करानी चाहिए। एक तरह का एक्सरे रहता है हम्म। ब्रेस्ट के लिए, जो कि अर्ली स्टेज में हमें कोई भी अगर लक्षण होता है तो वो पकड़ने में आ जाए। जी। कैंसर में हम स्टेजिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक जगह से कैंसर की फैलने का कहाँ तक फैल चुका है। अगर जिस ऑर्गन से कैंसर की ग्रोथ हो रही है उसी तक लिमिटेड है तो पहली दूसरी स्टेज तक हम कह देते हैं। या फिर उसके आसपास की लिम्फ नोड्स जो हमारे अंदर सेल्स के स्प्रेड हो जाती है लिम्फ नोड तक, जी। तो थर्ड स्टेज तक अगर हम माने तो थर्ड स्टेज हो जाता है। अगर वह उस ऑर्गन से छोड़ के सेल्स हमारी किसी लीवर, ब्रेन या किसी दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है तो वो स्टेज 4 हो जाता है। तो यकीनन हम यही कह सकते हैं कि जितनी अर्ली स्टेज में हम इसको पकड़ सकें, पहली दूसरी स्टेज में, तो उतने ही हमारे कैंसर को ठीक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मोर देन 80 to 90%। जो एडवांस स्टेज में आते हैं यकीनन उनका सर्वाइवल रेट कम रहता है। हाँ बिल्कुल। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇजेस ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। एक रिपोर्ट आई है उसने सब नूं हैरान परेशान कर दिता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक वधदी उम्र के लोगों के विच कैंसर ज़्यादा पाया जा रहा है, वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है। कैंसर दीयां फॉर्म्स जरूर वक्रियां हो रही ने। जेकर फीमेल नूं छाती का कैंसर हो रहा है
ਤਾਂ ਮੇਲ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਦਾ ਏਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਟਿੰਕੂ ਟਾਕੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਔਂਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਲਦੀ ਕਿਤਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ पहुंच ਕੀਤੀ ਜਾ सके। हाँ जी मैम, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पेशेंट अवेयर कैसे रहें। तो कोई भी कैंसर की फॉर्म अपने आप को प्रेजेंट करती है कहीं गठान के रूप में, हाँ कि जी। गले में कोई गठान है, छाती में गठान है, काख विच कोई गठान हैगी, हाँ या जी। किसी को रहते कि जांग में या पेट में भी थोड़ी स्वेलिंग या गठान की महसूस होती है। हाँ जी। तो उसके लिए अलर्ट हो जाए पेशेंट और उसके लिए अपनी जांच कराएं। दूसरा है अपने ब्लीडिंग कहीं अपनी साइड से आने लगे, मुंह से, पेशाब के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते से, कि अब नॉर्मल ब्लीडिंग अगर हो रही हैगी तो उसका भी कारण अपने को लगना चाहिए। तो और तीसरा है कि पहले कह रहे कि वजन मेरा पिछले 5-6 महीने में कम होता जा रहा है, भूख मेरी कम लगती जा रही है, या शाम को बुखार होता जा रहा है। तो एक ड्रास्टिक चेंज, या कपड़े ढीले होते जा रहे हैं। तो नॉर्मली पेशेंट इग्नोर करते हैं अपना वेट लॉस होने का, या छोटे मोटे सिम्टम्स को वो इग्नोर करते हैं, लेकिन जो जी। जितना अवेयर रहेंगे तो वो उसको ये लाइटली नहीं लेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे। क्योंकि बड़े उम्र के लोग ऐसे भी रहते हैं कि वो छोटे मोटे सिम्टम्स को तो अपने आसपास के रिश्तेदारों को नहीं बताते भी नहीं है। वो कहते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ तो दूसरे को क्यों परेशान किया। तो हम मोस्टली ओपीडी में देखते हैं कि जो कैंसर हमारे पास आता है 3rd या 4th स्टेज में आता है, जब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। जी। हालांकि जब उनसे ज़्यादा पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये हमारी परेशानी पिछले 8 महीने से, साल से ज़्यादा समय से थी, लेकिन कभी इतना क्योंकि कोई भी गठान अगर कैंसर की रहती है वो पेनलेस रहती है। तो अगर पेन होता है तो बंदा फिर भी किसी डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए चला जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही मैं गुजारिश करूंगा लोगों को कि कोई भी अगर गठान होती है, या कोई छाला जो हील नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा, या खाने में कोई रुकावट महसूस हो रही है, या खांसी लंबे समय से खांसी है, बलगम में खून आ रहा है, लैट्रिन में कब्ज है बहुत लंबे समय से, या दस्त है, अल्टर्ड हैबिट्स हो गई है, या मूत्र से या लैट्रिन के रास्ते कोई भी ब्लीडिंग आ रही है, तो उन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। कई बार कहते हैं कि फीमेल्स में ओल्ड एज में पोस्ट मेनोपॉजल जो वीमेंस रहती हैं तो ब्लीडिंग आने लग जाती है। तो वो कह रहे हैं कि पहले महीने बंद हो गए थे, अब महीने आने लगे, तो वो अब नॉर्मल है, उसकी जांच करानी चाहिए। जांच में पैप स्मीयर या बायोप्सी करके एक टेस्ट रहता है, जहाँ से गठान या उसका हम छोटा सा एक सैंपल लेते हैं, फिर उसकी माइक्रोस्कोप में उसकी जांच करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको ट्रीटमेंट या आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्लान करते हैं। तो जैसे हम पहले स्क्रीनिंग की बात कर रहे थे तो ब्रेस्ट में मेमोग्राफी है, तो ऐसे सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह का भी एक कैंसर कॉमन रहता है, तो वो उसका भी हम स्क्रीनिंग पैप टेस्ट के जरिए एक स्मीयर बना के स्लाइड से हम पता लगा लेते हैं। और जो बुजुर्ग लोग रहते हैं मेल, उनमें प्रोस्टेट में अगर बार बार उम्र के साथ पेशाब की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है, अर्जेंसी बढ़ती है, तो हम अल्ट्रासाउंड करके उसका प्रोस्टेट का साइज देख सकते हैं कि बड़ा है। तो एक ट्यूमर मार्कर भी हम कराते हैं, जो कि एक सीरम पीएसए लेवल हम चेक कर लेते हैं। तो दूसरे और कैंसर हम अगर फीमेल्स में देखें, ओवरी का भी एक कैंसर देखने को काफ़ी मिलता है इस एरिया में, कि उनकी कंप्लेंट रहती है कि डिड हमारा पेट भरा भरा रहता है, फूला रहता है, तो भूख कम लग गई है, कि कुछ भी खाते हैं तो पेट फूल जाता है।
और ये ऐसा काफी समय से हो रहा है, और कमर में भी दर्द रहता है। तो उसका भी हमें बेसिक टेस्ट यानी अल्ट्रासाउंड करके हमें आगे उसके फर्दर अप्रोच करना चाहिए। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ओके, मेल और फीमेल में हम अगर रीजन वाइज डिफरेंट कैंसर अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे फीमेल में ऑर्गन्स ही अगर है, बच्चेदानी के मुंह का, ब्रेस्ट का कैंसर, ये फीमेल में अपने को ज्यादा, या गाल ब्लैडर एक पित्त की थैली रहती है उसका भी एक कैंसर ये फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। जी। जैसे आदमी थोड़ा ड्रिंक ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग या टोबैको ज्यादा लेते हैं, उनको मुंह का कैंसर, लंग कैंसर, खाने वाली नली का कैंसर और लीवर के कैंसर देखने को मिलते हैं। जी। तो जैसे खाने वाली नली के भी कुछ कैंसर के रिस्क फैक्टर रहते हैं। कोई ज्यादा गर्म, कोई चाय पीता है ज्यादा दूध, वो बार बार उसको इंजरी करती है। या स्मोकिंग है, या ओवरवेट है, या बार बार किसी को ये कहते हैं कि हाजमा नहीं हो रहा, रिफ्लक्स ज्यादा आ रहा है, तो वो एक कारण हो सकता है जो नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में परिवर्तित कर बदल। तो हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल में ओवरऑल मेल्स में हम ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि उनकी हैबिट्स थोड़ी ज़्यादा रहती हैं जी। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की। फीमेल्स में भी जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल का इसका लिंक है अपना पेंक्रियाज के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट तो हमेशा रिकमेंड करते हैं, जिसमें हम हर पेशेंट को कहते हैं कि आप रेगुलर हफ्ते में 5 दिन किसी भी फॉर्म में एक्टिवली वॉक कीजिए या कुछ ना कुछ काम कीजिए, हाफ एन आवर ऐसा। तो एक एक्टिव लाइफ स्टाइल रहना बहुत जरूरी है। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਸਮੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ? हाँ, ये क्वेश्चन कई पेशेंट भी हमसे बार बार यही करते हैं कि हमने आज तक कोई नशा नहीं किया, फिर हमें क्यों हो गया। ओके, जो तंबाकू है, स्मोकिंग है, ये एक रिस्क फैक्टर है। कि मीन्स जो तंबाकू ले रहा है अगर उसको कैंसर की बात करें तो उसमें 10 to 20 टाइम्स ज्यादा रिस्क है कैंसर होने का, जो कि नॉन स्मोकर है। हालांकि कैंसर मैंने बताया अपनी ही सेल्स होती हैं और उसमें कुछ जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन रहती हैं, और वो म्यूटेशन जो स्मोकर या अल्कोहलिक उनके जो कंपाउंड्स रहते हैं वो ज्यादा उनको अग्रेसिवली कर देते हैं। तो रिस्क उनको ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि जो नहीं लेते उनको नहीं होगा। कैंसर दोनों हर किसी भी बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी को हो सकता है, पर जो कि रिस्क फैक्टर को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में जो तंबाकू चबाते हैं या स्मोकिंग या ड्रिंक करते हैं तो हमें देखते हैं कि मुंह का कैंसर, लिप्स का, बकल मिकोजा, गलाफू का कैंसर बहुत ज्यादा रहता है। तो आपके इस क्वेश्चन से ये है कि कैंसर दोनों में हो सकता है, स्मोकरों में भी, नॉन स्मोकर में। लेकिन स्मोकर्स पेशेंट में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है जो कि नॉन स्मोकर के कंपैरिजन। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਓਵਰ ਦ ਏਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲੋ 70 ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਲ ਜੋ ਅਬਵ 70 है ज़्यादातर कैंसर किस प्रकार का पाया जाता है? यस मैम, जैसे फीमेल्स में जैसे आज एक ओपीडी में भी अराउंड 68 ईयर फीमेल एक आई, उसका यही था कि महीने उसको दोबारा से शुरू हो गए। उसका कहने का नॉर्मल लैंग्वेज यही था कि ब्लीडिंग मेरे वैसे 15 साल पहले बंद हो गए थे पीरियड्स, फिर दोबारा। तो जांच करने में पता चला कि जांच में बायोप्सी में सैंपल में पता चला कि वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो हम बोलते हैं वो रहता है। तो एज के अनुसार एक तो बच्चेदानी का, एक अंडकोश जो कि ओवरीज रहती है, ओवरीज का कैंसर,
और एक मल्टीपल माइलोमा भी एक रहता है, ब्लड का कैंसर ये। और एक होता है लिम्फोमा। तो फीमेल्स में बात करें तो बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ये ज्यादातर देखने को मिलता है। और मेल्स में अगर रहे, एक 70 साल के बाद अगर कहते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि या तो प्रोस्टेट होगा या फिर लंग का कैंसर होगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन वो रहते हैं। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟਿੰਕੂ ਟਾਕੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਵਰ ਦਾ ਏਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਅਰ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਮੇਲ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ जी। हाँ मैम, जैसे पानी में पार्टिकुलर कोई एलिमेंट्स हैं या पेस्टिसाइड्स जिस एरिया में रीजन में ज़्यादा यूज हो रहे हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर रहते हैं। और हम जैसे कुछ इन्फेक्शंस रहते हैं किसी पार्टिकुलर एरिया में, हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा है तो हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी और लीवर के कैंसर का रहता है। तो ये ज्योग्राफी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। जैसे पंजाब में हम भटिंडा साइड में बात करता है तो उस एरिया में ऐसा हमें देखना तो काफी मिलता है। जी तो ऐसे एक हम गाल ब्लैडर का कैंसर हम बोलते हैं कि गैंगीज बेल्ट जहाँ नदी नदी रहती है, गंगा रिवर, उसके आसपास के लोगों को गाल में पित्ते की थैली का कैंसर ज्यादा रहता है। तो ये खान पान और रहने का मेनली इसका मुख्य कारण रहता है, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं मिलावटी जिसमें रहता है, तो उस कारण से उनको कैंसर का रहता है। कई जगह पानी कॉन्टामिनेटेड रहता है तो उस कारण भी उसका एक रिस्क रहता है। और जैसे जैसे लंबे समय तक हम कोई कॉन्टामिनेटेड चीजें अगर लेते रहें तो बाद में जाके उसका एक रिजल्ट कैंसर के रूप में हम देख सकते हैं कि वो उसका इफेक्ट रहता है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਿਲੋ ਦ ਏਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਲੋ 70 ਇਅਰਸ, ਬਿਲੋ 60 ਇਅਰਸ, ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? आजकल जो मेन मुख्य कारण है वो जंक फूड्स खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, लेट नाइट, मतलब एक नॉर्मल बायोलॉजिकल जो क्लॉक रहता है कि लेट रात तक जागना, सुबह लेट उठना, रात को खाना, एक टाइमिंग खाने की नहीं है। क्योंकि हम जो बॉडी का बायोलॉजी है वो एक सर्कैडियन रिदम रहती है कि जी सुबह के अपने हार्मोन अलग रहेंगे, शाम के टाइम अलग रहेंगे। यह भी देखा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर समय से, अगर सूर्यास्त के पहले ही अपना डिनर कर लेता है तो उसको ये बीमारियां कम होती हैं। और मेन आजकल यंग एज में देखने का एक मेन कारण तो उसका लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जी और जंक फूड्स खाना एक मेजर एक कारण हम कह सकते हैं। और जो न्यू जनरेशन जो कहते हैं कि वो ज्यादा ड्रिंक और पार्टी की तरफ जैसे सोचते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि रेक्टल कैंसर, आंत का कैंसर, ये भी काफी देखने को उनको मिल रहा है। ऐसा रहता है। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੋਣਾ, ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਫਟਰ 30,
ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਫਟਰ 40 ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਫਟਰ 50 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਫਟਰ 60 ਜਾਂ ਹਰ 2-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਰਮੋਨਸ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੋਸਟਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? देखो, लेडीज या फीमेल्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी में हार्मोनल का चेंजेस होना नॉर्मल उसमें रहता है कि वो ड्यूरिंग पीरियड्स के मेंसेस के टाइम में हार्मोन्स का लेवल पर नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। लेकिन कुछ जो कैंसर रहते हैं वो हार्मोन ड्राइवन रहते हैं कि जैसे फीमेल्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर है, अगर उसका हार्मोन ईआर पॉजिटिव हुआ तो हमें हार्मोनल उसका ब्लॉक करना पड़ता है, तो उसका रिस्पांस अच्छा रहता है। जी। जैसे कि मेल में प्रोस्टेट कैंसर है, वो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन से अपना उससे ड्राइवन रहते हैं। तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हमें या तो ऑपरेशन या उसको हार्मोन को ब्लॉक करना पड़ता है। तो हार्मोन का भी ट्रीटमेंट में भी और उसका कॉज में भी इसका रोल रहता है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 21 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? नहीं नहीं, ऐसा स्टडी में देखा तो नहीं गया, पर ये कहीं कहीं ऐसा है कि ओवरी के कैंसर में ये हार्मोन पिल्स जो रहती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट, तो हल्का सा कहीं रिस्क फैक्टर रहता है, पर ऐसा स्टडी में ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली उनसे रहता है। मेन रहता है कि जैसे किसी फीमेल नो बच्चे नहीं हो रहे या लेट एज में बच्चे हो रहे हैं, जी। तो वह भी एक रिस्क फैक्टर में आते हैं कि नल्ली पैरस है, या पहले जिनको कम बच्चे या बहुत कम है उनको ओवरी का कैंसर देखने को काफी मिलता है, क्योंकि अंडे ओवरी से निकलते हैं, अगर नहीं वो रहते तो ओवरी का कैंसर रहता है। जैसे जिनको ज्यादा अगर बच्चे रहते हैं या फीमेल्स या जो रिप्रोडक्शन जिनका ज्यादा, तो सर्विक्स कैंसर भी देखने को मिलता है। उसका एक रीजन ये रहता है कि थोड़ा जैसे कह सकते हैं एचपीवी इन्फेक्शन, और जो ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव जो कपल्स रहते हैं उसमें अगर एचपीवी, वो एक सर्वाइकल कैंसर का कॉज रहता है। जी। तो एक वैक्सीन भी सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी को रोकने के लिए हम देते हैं, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन सर्वारिक्स और गार्डासिल के नाम से आती है, जो मुख्यतः 9 से 26 साल के बीच में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को लगवाने के लिए रिकमेंड करते हैं। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਔਰ ਡਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹਿਣ? देखो मैम, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए एक तो अवेयरनेस ही काफ़ी है कि जैसे मैंने एचपीवी है कि कोई भी अगर सेक्सुअली एक्टिव है उसको कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह का यूज़ करना है ना, तो अपने पार्टनर के साथ फेथफुल रहना है, तो एक ताकि वो इन्फेक्शन अपने को ना मिले, एचपीवी का ना मिले, तो इसका एक रहता है। एक हर चीज में अपना अपनी जो बॉडी है वो फिजिकल मतलब आइडल बैठने के लिए नहीं बनी, तो वो कुछ ना कुछ अगर मसल एक्टिव रहती हैं तो रिलैक्स भी रहती हैं। अगर जितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा वो हम शॉर्ट प्लेजर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स या मसालेदार ज्यादा स्पाइसी ज्यादा कुछ लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना हाजमा तंग करता है या एसिड ज्यादा बनाता है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसके कारण इसोफेगस का या मुंह का ज्यादा तीखा खाने से वो उसका एक रिस्क फैक्टर बनता है। तो मेन अगर आइडियली रहे कि अपना एक बीएमआई की टर्म में हम कहते हैं कि अपना 20 से 25 से नीचे ही होना चाहिए, जो हाइट और वेट के से निकाला जाता है कि ओवरवेट और अंडरवेट दोनों ही नुकसान के कारण से रहते हैं। तो ओबीज पर्सन को थोड़ा सा ये ज्यादा अपने को देखने को रहते हैं, जैसे यूट्रस का कैंसर हो गया, गाल ब्लैडर का कैंसर हो गया, ईसोफेगस का कैंसर हो गया या पेंक्रियास का कैंसर हो गया, ये ओबीज लोगों में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक आइडल बॉडी वेट भी मेंटेन करना एक प्रिवेंटिव फैक्टर है।
ये हम कह सकते हैं। ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ टिंकू टाकिया जी ऑन्कोलॉजिस्ट ने साडे नाल लगातार जुड़े हुए ने ते असीं सवाल जवाब दा सिलसिला अगे वधाउंदे हुए डॉक्टर साहब दे नाल एक बार फिर तो गलबात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपां ब्रेक ते जाण तो पहला खाण पीण दी गल कर रहे सी कि खाण पीण किहो जिहा होना चाहिए है तां जो कैंसर प्रिवेंटिव रहे और पहला तो ही प्रिकॉशनस ले जा सकन। जैसे कि हम कहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो नेचुरल अपना खाने में हम जितना नेचुरल चीजें यूज कर सकते हैं वो बेटर है। कई बार रिस्क फैक्टर में रेड मीट एक कोलोन कैंसर का एक रिस्क फैक्टर बताया जाता है। जो स्पाइसी और या रेड मीट है वो उसका भी एक रिस्क फैक्टर्स में कोलोन कैंसर में आता है। तो ज्यादातर अगर कहें कि वेजिटेरियन डाइट वो थोड़ा सा एक प्रिवेंटिव रहता है। ठीक है। तो पर और उसका भी है कि यस। नॉन वैज कई बार कहते हैं कि जो लोग नॉन वैज का यूज़ ज़्यादा करते हैं, नॉन वैज ज़्यादा खाते हैं, कुछ स्पैशलिस्ट इसनूं कहते हैं कि ठीक है जी नॉन वैज खाना चाहिए है, और कुछ कहते हैं कि नॉन वैज की क्वांटिटी जिहड़ी है वो तय होनी चाहिए कि नॉन वैज भी कैंसर करके है। ओके, नॉन वेज में भी एक रेड मीट एक मुख्य कारण अपने को बताता है। और वो भी ज्यादा फ्राइड कुक्ड, उनका पैटर्न भी एक अलग रहता है कि जिसमें ज्यादा स्मोक्ड कुक्ड है या जी। ज्यादा मसालेदार है। मेनली थोड़ा पकाना या अडल्टेड मतलब किसी मिलावट वाले तेल से बनाया गया है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। तो नॉन वेज ले सकते हैं, पर एक टिपिकल कहते हैं कि कम मात्रा या संतुलित बैलेंस डाइट में ही वो बेटर। ओवर हर चीज का ज्यादा किसी भी चीज का भी वो नुकसानदेह ही रहता है। बिल्कुल। तो आप ट्रीटमेंट की गल कर लेने हैं सर, ट्रीटमेंट कितनी जल्दी शुरू हो सकता है और कितना लॉन्ग जाता है, और जे लेट शुरू करते हाँ तो उस दे विच लाइफ रिस्क की रहिंदा है। हाँ मैम, जो ट्रीटमेंट को हम इस तरीके से समझे कि पहले डायग्नोस होना कि पता लग गया कि कैंसर है। उसके लिए हम स्टेजिंग वर्कअप करते हैं जिसमें हम सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड या पेट सीटी स्कैन करते हैं कि बीमारी एक ही जगह है या कहीं फैली है। तो स्टेज वाइज के अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीटमेंट उसका प्लान करते हैं। कैंसर का अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, मुख्यतः या तो सर्जरी कर सकते हैं या कीमोथेरेपी कर सकते हैं या रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी कर सकते हैं। जैसे जैसे अभी साइंस और प्रोग्रेस कर रही है तो उसमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और नई नई थेरेपी और भी ऐड होती जा रही है, जो कि जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। और ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जितनी जल्दी हम डायग्नोस कर पाते हैं स्टेज 1 या 2 में डिजीज अगर अपने को मिल पाता है तो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसके लिए बायोप्सी में अगर, लेकिन इसमें बहुत सारी मिथ लोगों के अंदर है कि बायोप्सी कराई तो फैल जाएगा। ऐसा किसी स्टडी में अभी तक नहीं मिला है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है। और दूसरा ये है कि लोग अगर किसी को हो गए तो वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते कि लोगों को बिल्कुल। पता लग गया तो हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि मेरे घर में तो फैमिली में शादी है तो मैं उनको कैसे करूं, मैं ट्रीटमेंट नहीं कराते, कीमोथेरेपी से बाल झड़ जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी आदमी को पहले अपने शरीर को देखना चाहिए। और जो आपको वाकई में आपका शुभ चिंतक है वो आपकी केयर करेंगे कि आप जल्दी से स्वस्थ हो। अगर किसी को पता लग जाए इसी के कारण आप अपना ट्रीटमेंट ही नहीं कराएंगे तो आप अपने आप के शरीर को ही ज़्यादा नुकसान करवा पाते हैं। तो इन भ्रांतियों से बचें कि अपनी सारी बातें अगर किसी से शेयर ना भी करें तो डॉक्टर को जरूर बता देनी चाहिए ताकि आपका ट्रीटमेंट के लिए वो आपको गाइड कर सके।
ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਹਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ है जी? कि वाकया ही ਇਹ लाग ਦੀ बीमारी है, छूत ਦੀ बीमारी है? जसमीत जी, ये आपने बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक केस मैंने एक बार देखा था कि एक औरत थी ब्रेस्ट कैंसर के, और ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो फॉलोअप में आई थी, और मैं उस हॉस्पिटल में नया नया गया था। तो उसने जाते हुए एक क्वेश्चन पूछा कि जी मैं अभी ठीक हूँ, तो मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? तो ये बड़ा अजीब लगा कि वहाँ कितना बेटा है, बड़ा बेटा है? मैंने कहा जी मेरा अभी 5 साल का है। पिछले 2-3 साल से मैं उसके पास नहीं गई कि इसी डर से कहीं ये मेरा कैंसर बच्चे को ना लग जाए। तो फिर मैंने उसको समझाया कि कैंसर छूत की बीमारी नहीं है, इट्स नॉट ए कंटेजियस इन्फेक्शन नहीं है। ये कैंसर जिसको है ये उसी की सेल में डैमेज है। तो आपके माध्यम से मैं ये फिर भी लोगों को जागरूक करना चाहूंगा कि ये कम्युनिकेबल नहीं है किसी के साथ, क्योंकि हम तो डेली पेशेंट्स इतने सारे देखते रहते हैं, तो उनकी क्वेरी रहती है। तो जितने ज्यादा लोगों को अवेयर रहेंगे कि ऐसा नहीं है, तो कि ये टीबी वाला बीमारी हम नहीं कह सकते कि इसको है तो इसके जर्म्स उधर चले जाएंगे। जो बिल्कुल। डैमेज उस पेशेंट के अंदर है उसी के अंदर हो चुका है, और उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये छोड़ने से, साथ में खाने पीने से ऐसा फैलने वाले जर्म्स ऐसा नहीं रहता। ये बिल्कुल भी कम्युनिकेबल नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਪੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ यूज़ करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत धारणा है। सब अपने घर परिवार में जिस तरीके से पहले रहते हैं तो उसी तरीके से ही रहना चाहिए। अगर पेशेंट को लगेगा कि मुझको अलग किया जा रहा है, एक तो वो बीमारी से परेशान होगा, और एक घर वालों या किसी के रवैये से भी ज्यादा उसको मेंटली स्ट्रेस मिलेगा। अगर इस बात में कुछ सच्चाई होती तो हर कहीं हम डॉक्टर उनको पहले ही एडवाइस करते हैं कि ऐसा मत करना। क्योंकि टीबी वाला पेशेंट है, उसको हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई दूसरों से ना जम्स ना करें, ट्यूबरकुलोसिस क्योंकि फैलता है, लेकिन कैंसर नहीं फैलता है। कैंसर के साथ में खाने बर्तन शेयर करने से वो बिल्कुल 0% उसका रोल है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਸਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। हाँ, एक खर्च का तो एक बहुत वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि पेशेंट इतना ट्रीटमेंट का खर्चा कितना होगा। पर गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि आयुष्मान स्कीम में भी इसका कैंसर का ट्रीटमेंट आजकल हो जाता है, जिसमें रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी ये आयुष्मान में कवर अप हो जाते हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स में अपने कैंसर अवेयरनेस की प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के चलते हैं। हालांकि कैंसर की वैक्सीन भी इंक्लूड कर दी है, सर्विक्स में कैंसर की वैक्सीन अपने नेशनल प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट भी अब समय समय पे लोगों को अवेयर करती रहती है, और उनकी जो गलत धारणा है उनको दूर करने में भी काफी हद तक लोगों को क्लियर कर पाते हैं। जी। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जैसे कोई आयुष्मान में पेशेंट अपना इलाज करवाते हैं और उसका फायदा लेते हैं। केवल गवर्नमेंट में तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती, पर वहाँ पे लॉन्ग वेटिंग पीरियड काफ़ी रहता है कि लोग भीड़ काफ़ी रहती है, रिपोर्ट्स कहते कि लेट आती। लेकिन आजकल गवर्नमेंट मैंने कई जगह देखा है कि इंटरनेट या डिजिटलाइज होने से तो टाइमली स्पीड अप हो गया है। तो जी गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਥਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਥਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।